इंडिया पाकिस्तान में वो पहलगाम अटैक के बाद रिटेलिएशन वाली जो फीलिंग है उसकी वजह से इंडिया ने उनसे अपना बदला लिया। रिवेंज की चीज़ें चल रही हैं। पहले पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया ने उन पे अटैक किया, उनके एयरबेस ख़त्म कर दिए, फिर उन्होंने ड्रोन से अटैक किया। तो इस तरीके की सिचुएशन अभी कई दिनों से ये कंटिन्यू चल रही है, जिसमें इंडिया का जो पक्ष है उनसे ज़्यादा थोड़ा सा मजबूत है। तो लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा मानना है कि हमने उन्हें कई बार वॉर में हराया भी है। तो अब अगर पाकिस्तान इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें बार बार करता रहता है और कभी कहीं पे अटैक होते हैं, कभी कहीं पे अटैक होते हैं, टेररिस्ट को पालता है, उनको फंडिंग करता है, तो इसलिए पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया एक सुपर पावर बनने की तरफ है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा वैसे देखने में भी आपको आया ही होगा कि इंडिया में ग्रोथ रेट कितनी हो गई है, हमारी जीडीपी पहले से अच्छी हो गई है। सेकेंडरी है कि लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जब हम एक सुपर पावर बनने की तरफ हम भी अग्रसर हैं, 21वीं शताब्दी भारत की है, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जैसे छोटे से देश की हरकतों के बाद हमें उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। इवन दुनिया के अंदर अगर हम होल वर्ल्ड में देखें तो अप्रोक्स 10 ऐसी कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। अब न्यूक्लियर पावर तो ये बन गए हैं, लेकिन जब ये न्यूक्लियर पावर बन गए तो इनका मेन मोटिव है लोगों को डराना। तो इनके पास न्यूक्लियर पावर है, इसीलिए ये लोगों को डरा के रखते हैं, छोटे छोटे देशों को डरा के रखते हैं, आंख दिखाते हैं। इनकी वही टेंडेंसी भारत के साथ भी है, पाकिस्तान की। लेकिन भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है। भारत के पास अगर सैन्य बल देखा जाए या जो आपके न्यूक्लियर वेपन देखे जाएं तो उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है, और बहुत एक्टिव मोड में इंडिया भी रहता है। लेकिन कुछ पॉलिसी इंडिया की ऐसी हैं कि इंडिया फर्स्ट अटैक नहीं करता, और उसकी जो सेकेंड है कि वो फर्स्ट अटैक नहीं करेगा, बट सेकेंड टाइम उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। तो पहले अगर आगे आप चलेंगे तो पीछे हम रहेंगे। इसमें मेन जो गेम पूरा निकल के आता है वो सब एक ही सबकी मेन वजह है कि जो जितनी भी कंट्री न्यूक्लियर पावर है वो किसी दूसरी कंट्री से डरते ही नहीं है। उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे पास भी परमाणु बम है, हमारे पास भी एटम बम है, हम इसका यूज करेंगे। तो आज आइए मैं आपको बताना चाहूँगा एटम बम की इस कहानी को कि एटम बम कैसे बना, इसका यूज कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था तो बहुत सारे सैंक्शन जर्मनी पे लगा दिए थे। जर्मन को फाइन के तौर पे बहुत सारा, मतलब एक तरीके से टॉर्चर ही किया जा रहा था। फाइनेंशियल तो टॉर्चर कर ही रहे थे, वो मेंटली टॉर्चर भी उनको किया जा रहा था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अकॉर्डिंग उनके लिए जो उनके फर्टाइल लैंड थी वो कैप्चर कर ली गई, जो उनकी मेन बड़ी बड़ी खाने थी उनको कैप्चर कर लिया गया। इस तरीके से जो उनका मेन अर्निंग ऑफ सोर्स जो भी था वो अदर कंट्रियों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। जर्मन में हिटलर को ये सारी बातें पसंद नहीं थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक बार अपनी टीम तैयार की। और मेन क्या था कि जर्मन में जो हिटलर थे उनका मेन मोटिव, वो यहूदियों से, ज्यू से बहुत चिढ़ते थे, तो ज्यू से उनकी नहीं बनती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो लोगों का ध्यान हमेशा, जब वर्ल्ड वॉर होगा तो वॉर पे क्या होगा, आपको वेपन चाहिए होंगे, तो सबका फोकस कहाँ रहता है, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वेपन बनाना, लोगों को अच्छे से तबाही का मंजर देखने को मिले, लोग एक दूसरे कंट्री पे अटैक कर सकें और अपनी कंट्री को सेव कर सकें। उसी टाइम पे 1808 के आसपास, 1808 के आसपास हमारे एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था डॉल्टन। तो मिस्टर डॉल्टन ने क्या किया, 1808 के आसपास सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी एटम। तो एटम में उन्होंने क्या हुआ कि इसमें एक लेयर बाय लेयर ऐसे इसी तरीके से चलते रहे, बहुत सारी लेयर निकल के आई कि इसमें एटम के साथ साथ में डिस्कवर किए गए एटॉमिक पार्टिकल, इन पे रिसर्च हुई। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था थॉमसन ने, न्यूक्लियस आ चुका था, प्रोटॉन की बात हो चुकी थी, रदरफोर्ड
थॉमसन और चैडविक इसी में इन्वॉल्व थे और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक दुनिया के लिए। तो पहली बार जो इन्होंने इतना देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल की जब डिस्कवरी हो गई थी तो उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल का यूज करके एक एटम से एटम बम का उसको फॉर्म किया गया था। लेकिन ये दरअसल था क्या, बना किससे? तो एटम बनाने के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, और ये बहुत डेंजरस सब्सटेंस होता है। ये मोस्टली हर जगह है, अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है। ये अर्थ की सरफेस पे ऊपरी लेयर में मिलता है, लेकिन इंडिया के अंदर झारखंड में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया में थोरियम के जो आपको भंडार मिलेंगे, या आप कह सकते हो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मेथड से ये प्यूरिफाई किया जाता है और बहुत डेंजरस सब्सटेंस है। और होल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो 29% के आसपास ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ये इतना डेंजरस सब्सटेंस है। इसमें जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय जर्मन में हिटलर ने बहुत सारे वैज्ञानिक जो ऐसे थे जो उसी एरिया के आसपास रहते थे, यूरोप वाले एरिया में, कुछ एशिया वाले एरिया में भी थे। तो जर्मन में जो हिटलर थे, हिटलर ने ये जो बॉम्ब बनाने के लिए उसके लिए एक कमेटी बनाई और उसका जो हेड ऑफ पर्सन अपॉइंट किया था वो हिजनबर्ग को किया था। क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे हिजनबर्ग। तो क्वांटम फिजिक्स में मोस्टली ये सारे के सारे क्वांटम फिजिक्स से रिलेशन रखते थे। आइंस्टाइन, चैडविक थे, थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, और इसी के साथ साथ ये हिजनबर्ग थे। तो इसी में एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था, आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा एटम बम बनाने के लिए वही फेमस थे, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। तो रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जो थे, यहूदी होने के कारण हिटलर से इन लोगों की बनती नहीं थी। हिटलर ने यहूदियों को परेशान किया और ऐसा माना जाता है बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया। तो ये अपनी कंट्री को छोड़ के अदर कंट्रियों में इधर उधर जाके शिफ्ट हो गए। लेकिन इन्होंने सिटीजनशिप ले ली और ये अमेरिका चले गए थे और वहां पे जाके बहुत सारे, जैसे आइंस्टाइन, ये भी चले गए थे और इनकी टीम के बहुत सारे और मेंबर भी थे। लेकिन इस समय जब ये टाइम चल रहा था तो एटम बम के पीछे दुनिया पड़ी क्यों थी कि हम पहले बनाएंगे और हम पहले बनाएंगे। उसके लिए एक थ्योरी जो हमारी लीज मिथनर थी, उन्होंने न्यूक्लियर फिजन, इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और न्यूक्लियर फिजन ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बना एटम बम बनाने का। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है विखंडन। जब अब ये न्यूक्लियर फिजन काम कैसे करता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टेबल एटम है, वो एक बॉल की फॉर्म में है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक बॉल है ये। तो अब कुछ इस तरीके का एक न्यूक्लियर फिजन में प्रोसेस क्या होती है वो आप अच्छे से समझिए। ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है और ये स्टेबल है। तो केमिस्ट्री के जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स हैं, या जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रहे होंगे, उनको ये समझ आता होगा कि जब ये एटम से बना हुआ है, एटम से तो एवरीथिंग, सब कुछ इस दुनिया में एटम से बना हुआ है। आप, हम, सब कुछ एटम से बना हुआ है। मेरे अंदर भी एटम है, आपके अंदर भी एटम है, हर एक चीज एटम से बनी हुई है। पर एटम क्या है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट डजंट ब्रोकन डाउन। तो जब छोटे छोटे एटम से ये सारी चीजें बनी और उनको कंबाइन करके, जब छोटे छोटे एटम को कंबाइन करके एक बड़ा एटम बना दिया जाता है, इसी को संलयन नाम दिया जाता है। और जब एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो इसको फ्यूजन नाम दिया जाता है, विखंडन के नाम से इसे जानते हैं। तो फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है? उसमें चीजें टूटेंगी और इसमें चीजें बनेंगी। तो हमारे पास जैसे एक ये बॉल है, अब ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है। अब इसको कैसे करना है यूज? अब ये जो एटम आपको, जिसको ये जो बॉल दिख रही है, ये हमने बनाई है यूरेनियम एटम से। अब यूरेनियम के जो एटम है, यूरेनियम के जो पार्टिकल हैं, उससे हमने इस बॉल को बना दिया। अब ये विस्फोट कैसे करेगी? इसके ऊपर जब ये स्टेबल है, इसको इसमें लानी होगी अनस्टेबिलिटी, और जब इसको अनस्टेबल किया जाएगा तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है
नाभिकीय विखंडन की। तो हमें इसमें इसको विखंडित करना है, इसमें फिजन करना है। तो फिजन के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से लेके आएंगे एक न्यूट्रॉन। बाहर से क्या लाएंगे, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का अटैक कराएंगे इस बॉल पे। और ये बॉल क्या है, स्टेबल एटम्स है ना। ये सारे स्टेबल एटम्स जब एक न्यूट्रॉन उस पर अटैक करेगा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और ये अपने पास से दो ब्रांच क्रिएट करेगा। एक बॉल थी, उसमें आपने एक न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस पे मतलब उस पे एक न्यूट्रॉन से अटैक किया और वो दो अलग ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये इतने जो ये दो पार्टिकल अलग अलग चले गए, इनसे भी रिलीज होंगे न्यूट्रॉन। तो जो ये दो पार्टिकल गए, एक पार्टिकल ये और एक ये, अब इसके अंदर से भी इस पे भी अटैक करेगा न्यूट्रॉन, फिर ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर इधर वाला जो था ये भी 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से एक चेन रिपीट होती रहेगी और ये चेन कंटिन्यू चलेगी, और जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और ये जो चेन चलेगी, हर बॉल से एक बार में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और वो 3 न्यूट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब जब इनमें 1 से 3, फिर 1 से 3, फिर 1 से 3, और हर बार स्टेबल बॉल पे कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से। तो जब न्यूट्रॉन उस पे अटैक करेगा तो वो अनस्टेबल होगा। अभी पहले इसके एक और कॉन्सेप्ट को समझिए। इस तरीके से ये अनकंट्रोल्ड चेन चलती रहती है और फिर ये बहुत लार्ज एरिया कवर करते हुए एक्सपेंड होती रहती है। एक छोटी बॉल, उस पर अटैक किया गया और वो डिस्ट्रॉय, दो अलग बॉल में टूट गई, फिर उसकी दो अलग अलग बॉल उस पर अटैक किया, फिर वो 3 में टूट गई, फिर 3, और हर बार में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे। तो जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे वो अपनी नेक्स्ट जो यूरेनियम पार्टिकल का एटम बना हुआ था वो उसके न्यूक्लियस पर जाके अटैक करना उसका काम था, और स्टेबिलिटी को खत्म करके उसको अनस्टेबल बनाना था। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जब एक बड़ा, जैसे हमने अभी आपको दिखाया, हमारे पास ये बॉल थी। अब इस बॉल पे जब आप एक न्यूट्रॉन की बमबारी करोगे तो ये दो अलग अलग बॉल में बन जाएगा, दो अलग बॉल आएंगी। इसका मतलब इस बॉल का जो मास होगा और इसकी वजह से इस पे जो न्यूट्रॉन ने अटैक किया, उन दोनों बॉलों का जो मास आएगा वो अप्रोक्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब ये रिसर्च की गई थी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की, तब देखा गया था कि एक ही ब्रांच, एक एटम से, मतलब जो भी आप यहाँ पे सब्सटेंस ग्रुप बना रहे थे एटम्स का, उस पर जब भी न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते थे तो न्यूट्रॉन दो अलग सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, और दोनों के मास का अगर समीक्षण कर रहे थे तो माइनर से डिफरेंस आ जाता है। उस माइनर से डिफरेंस जो आ रहा था दोनों के मास में, वो क्यों आ रहा था? तो जो मास का डिफरेंस आ रहा था, जो मास था जिसमें मास में पहले से थोड़ी सी कुछ कमी हो गई थी, तो ये मास क्या हुआ, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा था। तो उतना ही मास कम था जितना ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा था। तो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में चेन रिएक्शन होती रही और हर बार उसमें थोड़े से मास में कमी आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा जो मास चेंज हो पा रहा था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था, और उसी से एक लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी, बहुत लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी। तो इसी तरीके से 1938 के अंदर जो लीज मिथनर थे, और 1789 में यूरेनियम की खोज की गई थी मार्टिन हेनरिक क्लापरोट के द्वारा। तो आइंस्टाइन का जो E=mc² है, ये एनर्जी की इक्वेशन है। इस एनर्जी की इक्वेशन से समझा जा सकता था कि मास कितना कम हो रहा था। तो उतना ही मास कम हो रहा था फ्यूजन की प्रोसेस, विखंडन की प्रोसेस में उतना ही मास हर स्टेप में कम हो रहा था जितना मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा था। तो अगर हम मास की वैल्यू को, जो मास कम हो रहा था उसकी मास कितनी, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, अगर आपको एनर्जी ये पता करनी है तो आप जितना मास कम हो रहा था उस मास से
लाइट की स्पीड के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी का कन्वर्जन पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो पा रही थी। बहुत लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो जो हमारे मेन यहूदी थे, जो ज्यू थे, जैसे ओपनहाइमर थे, आइंस्टाइन थे, नील बोहर थे, लीज मिथनर थे, ये सब के सब जर्मन को छोड़कर अदर कंट्री में इधर उधर शिफ्ट हो गए और इन्होंने एक ग्रुप बनाया। और जब जर्मन के अंदर हिटलर ने हिजनबर्ग को ये जिम्मेदारी दी कि अब आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की प्रोसेस से हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसी चीजों को बनाइए, तो लोगों को लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन ने बहुत सारी कंट्रियों को पनिश करके उनके लैंड को कैप्चर कर लिया। और जब उनका लैंड कैप्चर हो चुका था, वो परेशान थे, ये अपने लैंड एरिया को इंक्रीज करते जा रहे थे। तो यूरोप और एशिया में दोनों तरफ यही चल रहा था। तो अमेरिका को लगा कि वो जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो एक काम नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने अपने आप से एक प्रॉमिस भी किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो देख चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर करूं। तो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं करते थे, किसी का अपोज नहीं करते थे, लेकिन अमेरिका अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर रखना चाहता था। लेकिन जर्मन की ये जो लैंड कैप्चर की पॉलिसी चलाने लगे, इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रियों पर अटैक कर दिया और उनके लैंड को अपने में मिला लिया। तो अमेरिका को ये बात की चिंता होने लगी कि छोटी सी कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना उसको पनिश किया गया और उसका बढ़ता व्यक्तित्व तो देख के थोड़े परेशान हुए। तो अब वर्ल्ड वॉर में तो जाना नहीं है, लेकिन किसी तरीके से इसको रोका जाए। तो जापान है, जर्मनी है, इन सबको रोकना कैसे है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ बैन कर दिए। जैसे ट्रेड के अंदर अगर आपको ट्रेड करनी है तो कुछ, जैसे हम आपको क्रूड ऑयल नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्हें नहीं करनी थी, जिसके वजह से जर्मन पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अब हुआ क्या कि जब इन सब चीजों को उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि अगर ये मुझे प्यार से ऑयल नहीं देंगे या कुछ और ऐसी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो एक काम करते हैं, हम ऑयल कहीं और से खरीद लेंगे, या और वो कंट्री जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होता है, हम उनको ही वॉर में पनिश करके उनके लैंड को कैप्चर करेंगे और उसको अपने में मिलाएंगे और फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। तो एक गलती उन्होंने और कर दी। अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो नहीं आना था, लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, क्योंकि वहां पे ऑयल की बहुत लार्ज अमाउंट में ऑयल था। तो उनको लगा कि पर्ल हार्बर को कैप्चर करके हमारी जो ज़रूरतें हैं ऑयल की वो पूरी हो जाएंगी। अगर ऑयल की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद अमेरिका जैसे लोगों से हमें करना क्या। और किसी भी उनका एक ही मोटिव था, अगर दुश्मन हमारा सपोर्ट ना करे तो दुश्मन को पहले बैकफुट पे ले आओ। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका उस टाइम भी सुपर पावर था, आज भी है, और सबसे बड़ी मिस्टेक उन्होंने यही कर दी। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हैं, अब हम दिखाते हैं आपको असली तमाशा होता कैसा है। अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया और उनको बैकफुट पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी टाइम पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उनको लोगों ने बताया कि हिटलर जो है, अब उसकी पॉलिसी क्या है, उसका मेन मोटिव है एटम बम बनाना, और एटम बम बनाने के लिए उसने वैज्ञानिकों की एक टीम खड़ी कर दी है और उनमें से जो हिजनबर्ग है उसको उस टीम का इंचार्ज बना दिया, वो होल सोल इंचार्ज है। तो ये सब चीजें पता लगी। तो क्यों इसके पीछे एक कंट्री नहीं, उस समय एटम बम बनाने की जिद्दोजहद में बहुत सारी कंट्री थी। उसके पीछे का रीजन लीज मिथनर थे। लीज मिथनर ने फिजन जैसी डिस्कवरी इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। तो जब नाभिकीय विखंडन की खोज हो चुकी थी, जब फिजन जैसी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो सब अपने अपने एटम बम बनाने में लगे थे। सबके
दिमाग में बस एक ही प्रोसेस चल रही थी, पहले मैं बनाऊंगा, मैं इसको तबाह करूंगा, मैं उसको लूटूंगा, बस यही सब चल रहा था। लेकिन उसी समय अमेरिका के रूजवेल्ट को भी लोगों ने बताया कि हिटलर ऐसी ऐसी प्रोसेस, ऐसे ऐसे काम करने जा रहा है, और वहां पे एटम बम बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, उस पर ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं, रोज लोग उस पर रिसर्च करते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है अनदर मैटर है, बट आज नहीं तो कल आउटपुट भी अच्छा आएगा ही आएगा। तो इनसे जो डरे हुए, जो इनके एरिया से भागे और इनसे डरे हुए यहूदी थे, जीव थे, उन्होंने जाके रूजवेल्ट के पास, एक अपॉर्चुनिटी थी कि इनको सबको इकट्ठा करके और हम भी एक टीम बना के इस पे काम करें। तो इस पे आइंस्टाइन, नील बोहर और तुम्हारी ये जो लिज मिथनर, इन सबको उन्होंने इकट्ठा किया, बट इसका सबका इंचार्ज उन्होंने बनाया था उसके लिए, क्योंकि वो इनमें से ब्रिलियंट तो सब थे। आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता भाई, है ना, नील बोहर को कौन नहीं जानता। तो उन्होंने रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को उसका इंचार्ज बनाया। उसके पीछे रीजन, एक तो वो, एक सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि उनको पता था यहूदी हैं, जीव हैं, वहीं से आए हैं, कंट्री के लिए अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ा तो कल को ये इनके स्वभाव में, इनके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ये चेंज कर सकते हैं अपने डिसीजन को, और इन चीजों की प्राइवेसी बनी रहे और हम अपने मिशन में सक्सेस हो। इसीलिए उन्होंने ओपेनहाइमर को अपना इंचार्ज चुन लिया। और ओपेनहाइमर क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान भी थे। क्वांटम फिजिक्स पे इन सबकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब इन्होंने सबसे पहले यूरेनियम का यूज करके, यूरेनियम पार्टिकल को इकट्ठा करके एक स्टेबल सब्सटेंस बनाने पे उस पे एक न्यूट्रॉन की बमबारी करके, जब हर बार ये न्यूट्रॉन को बमबार्ड करके उसकी एक चेन रिएक्शन बनाते रहते थे, और उसी चेन रिएक्शन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती थी। लेकिन ये जो चेन रिएक्शन हो रही थी, नाभिक की विखंडन की जो प्रोसेस हो रही थी, ये थोरियम के पार्टिकल के साथ ही पॉसिबल हो पा रहा था। अब इन्होंने थोरियम जैसे पार्टिकल को इकट्ठा करना, यूरेनियम, थोरियम, तो ये थोरियम का भी, उसकी भी हेल्प लेते थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो सबसे डेंजरस विस्फोटक के फॉर्म में यूज किया वो यूरेनियम 92 और 235, जिसमें 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 235 इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है। और आप ये जानते हैं कि अगर कोई एटम है तो एटम किससे बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें प्रेजेंट है न्यूट्रॉन, जिसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रेजेंट है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों प्रेजेंट है। और सबसे डेंजरस एरिया उसका न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उस पर बहुत हाई न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब जब ये सारी चीजें चलती रही, उसके पैरेलल में जब इन सभी लोगों ने एक बॉम्ब बना के तैयार किया, और उस बॉम्ब का नाम रखा लिटिल बॉय, और फिर इन्होंने जापान को अवेयर किया कि आप सरेंडर कर दो, वरना इसका अंजाम कुछ बहुत बुरा होगा। मोस्टली लोगों ने समर्पण कर दिया, गिव अप कर दिया। तो अमेरिका के सामने लोगों ने तो गिव अप कर दिया, लेकिन जापान गिव अप करने को तैयार नहीं था। अच्छा, वहाँ मोनार्की सिस्टम भी चलता था, तो वो राजा रानी उस तरीके से वो अपना चलाते भी थे। तो वहाँ पे राजा को एंजल ऑफ गॉड माना जाता था, लाइक एज गॉड, उन्होंने बराबर ही मान लिया। तो जब इन सब चीजों से ये पैरेलल में सारी चीजें चलती रही, जर्मनी और ये जापान दोनों ही गिव अप करने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बाकी कंट्रियों ने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया। अब जब जापान का नंबर आया तो जापान ने गिव अप करने से मना किया, तो उन्होंने इन्हें वार्निंग दे दी, और वार्निंग देने के बाद हाइपर जो आपका जो इसके मेन इंचार्ज थे, इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, इन्होंने कहा कि एटम बम बना तो दिया है, लेकिन पहले इसका एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, कहीं परीक्षण कर लेते हैं। तो इन्होंने जब उसका परीक्षण किया तो परीक्षण इतना खतरनाक था कि इनकी उम्मीदों से 10 गुना ज्यादा भयंकर था। इनको लगा कि अगर हम इसका परीक्षण करेंगे तो ये कुछ दूरी तक ही काम करेगा,
और उसके बाद जब इन्होंने वहां पे ओशियन के पास एक इस परीक्षण को किया तो इनकी आंखें फटी रह गई। इन्होंने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो इनक्रेडिबल था। इनको समझ ही आ गया कि जो हमने किया है, लेकिन इस चीज पे बाकी तो सारे बहुत खुश हुए कि हमारी मेहनत सक्सेस हो गई। लेकिन जो आपके रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर थे, ये समझ गए थे कि हमने इस दुनिया को क्या बना दिया, क्या बना के दे दिया, और इसकी वजह से अब दुनिया किस तरीके की सिचुएशन को फेस करने वाली है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को कमेटी में बाद में एक दूसरे से मिले और उनको बताया भी कि ये चीज़ें हमारे लिए खतरनाक हैं, बहुत डेंजरस हैं। तो अगर इन चीज़ों को, इनको बनाने की प्रोसेस या जो ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं, अगर इनको किसी कंट्री पे यूज़ ना किया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति चेंज हो चुके थे, रूजवेल्ट सत्ता से जा चुके थे, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था कोई। तब इन्होंने जब पहला परीक्षण किया और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, नाउ आई एम बिकम्स द डेथ डिस्ट्रॉयड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये समझ गए थे कि हमने दुनिया को क्या बना के दे दिया। जो एटम बम बना, उसका जब इन्होंने 6 अगस्त 1945 एक बोइंग 29 B-29 जो एक ऊपर से एक प्लेन गया और जापान में दिन निकला हुआ था, सुबह के 8:15 हुए थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग ऑफिस में जा रहे थे, सब अपने कामकाज में लगे हुए थे। आसमान साफ था, नीला आसमान था, अच्छी धूप थी, सब उस मौसम का एंजॉय कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अभी कुछ क्षणों में क्या होने वाला, और उससे पहले इस वेपन का यूज कभी हुआ ही नहीं, तो उसके बारे में लोगों को उसका कोई अंदाजा था ही नहीं कि ये क्या होगा। लेकिन 8:15 पे उनके बोइंग B-29 से नीचे हुए छोटा सा सब्सटेंस गिराया गया, तो लोगों ने बस उसको गिरते हुए देखा कि एक छोटा सा टुकड़ा जो अर्थ की ओर आ रहा है, और 43 सेकंड लगे उसे अर्थ पे आने में। 43 सेकंड के बाद जब वो गिरा, तो गिरने के बाद सिचुएशन क्या थी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब वो गिरा तो उसका टेम्परेचर, जब वो जमीन पे गिरने के बाद फटा, तो उसका टेम्परेचर था 4000 डिग्री सेल्सियस, और इससे इंक्रीज होते होते वो पहुंचा 6000। आप जानते हो ना, सन के अंदर का टेम्परेचर होता है 6000, और आप 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्मी में नहीं रह सकते हो बिना एसी के। 50 डिग्री सेल्सियस पे आपकी बॉडी आपको जवाब दे जाती है और आप काम नहीं कर पाते हैं। सोचो अगर अर्थ पे जिस जगह तुम्हें बैठा दिया जाए और वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, क्या नजारा होगा। जो ऑफिस में बैठा था वो ऑफिस में बैठा रह गया, लोगों का तो अता पता नहीं था, लोगों की बॉडी वेपर में कन्वर्ट हो गई, वहां सब वेपराइज हो गया, हड्डियां भी नहीं मिली, बोन्स भी गल गई विद इन सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड। इतनी जबरदस्त तबाही थी कि पहले तो बस जमीन पे गिरने के बाद एक बहुत बड़ा मशरूम जैसा, बलून जैसा एक आग का गोला, दहकता हुआ आग का गोला, जिसका टेम्परेचर 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। और 6000 डिग्री सेल्सियस अगर सूरज के बीच में आपको छोड़ दिया जाए तो अंदाजा लगा सकते हो, जितने भी लोग थे सब के सब वेपर बन गए। और वेपराइजेशन आप जानते हो कितना डेंजरस। इसका मतलब है कि लोगों को उठने का, हिलने का मौका ही नहीं मिला, भागने का, कुछ करने का, कुछ समझने का। किसी को समझ पाते, अपनी बात कह पाते, उनकी बात सुन पाते, हंसते खेलते हुए स्कूलों में बैठे हुए बच्चे, ऑफिस जाते हुए लोग, सुबह की खुशहाल सुबह मॉर्निंग, और अच्छे से उठे। और जब उन्होंने देखा कि ऊपर से जो चीज गिरी, और गिरने के बाद बस एक ही चीज दिखाई दी, कई किलोमीटर तक केवल आग का गोला था, कई किलोमीटर केवल आग का गोला था। और
जो लिटिल बॉय बम गिराया गया था उसका वेट था 68 केजी, और उसमें भी जो डेंजरस सब्सटेंस यूज किए गए थे विस्फोट के लिए, उसका पार्ट केवल कितना यूज हुआ, 0.002% उसका। और इतने पे बस हिरोशिमा के अंदर केवल आग का गोला दिख रहा था, और जितने उस प्लेस पे थे उसमें 90% तुरंत विद इन सेकेंड उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, जहां पे एटम बम गिराया जाता है वहां पे विद इन सेकेंड लोग मतलब वेपर बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और सेकेंडरी जो बहुत दूर दूर के एरिया में, बहुत दूर दूर के एरिया में जो 100, 200, 500 किलोमीटर की रेंज के बाहर, 180 किलोमीटर में तो पता ही नहीं चला कि लोग कहाँ चले गए। 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में तो लोगों को यही नहीं समझ आया कि करना क्या है, गए कहाँ, लोगों को कुछ भी नहीं पता चला, विद इन सेकेंड उनकी डेथ हो गई। 90% लोग उस एरिया के मारे गए। और जो ये हमारा एटम बम गिराया जाता है इसकी दरअसल 3 लेयर होती हैं। तो पहला होता है ब्लास्ट, दूसरी आती है शॉक वेव, और जो शॉक वेव आती है वो एक तूफान की तरह, जैसे हरिकेन आता है, विली विली आता है, टॉर्नेडो आता है, इस तरीके की सिचुएशन थी। हवाएं इतनी तेज थी, वेव इतनी तेज थी कि 150 किलोमीटर की रेंज के अंदर बिल्डिंग गिर गई, लोगों के घरों के शीशे टूट गए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, जिसमें केवल और केवल यूरेनियम का 0.002% पार्ट यूज हुआ था। तो अंदाजा लगा सकते हो इतनी दूर के लोगों के घरों की खिड़कियां, शीशे सब गायब हो गए, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई, बिल्डिंग गिर गई। अब उसके बाद पहला तो जो जहां बम गिराया गया, सब आग की वजह से इतना हाई टेम्परेचर था, सब वेपराइज हो गए। जो बहुत दूर डिस्टेंस पे बैठे थे, कंस्ट्रक्शन पूरा हिल गया, बिल्डिंग गिर गई, कांच टूट गए। 150, 200 किलोमीटर की रेंज तक सब कुछ तबाह कर दिया उसने। ये कितना होता है, छोटा सा। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज बच गई, जिसमें 10% लोग के आसपास जो बहुत दूर डिस्टेंस पे थे, जो बचे थे, उनको रेडिएशन ने मार दिया। तो इतना डेंजरस रेडिएशन था कि जो बच गए उनके मुंह से बस यही निकला कि हम बचे क्यों, क्योंकि उस रेडिएशन इतना डेंजरस था। उनकी जो खाल थी, स्किन थी, वो पूरी स्किन उनकी बॉडी को, उनकी बोन्स को छोड़ चुकी थी, नीचे जैसे पानी को गिराते हो उस तरीके से उनकी हालत हो गई थी। उनकी स्किन, उनके बॉडी से मसल सारे छूट छूट के नीचे गिरने लगे थे। अब ये हाल था रेडिएशन से। रेडिएशन का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त उन पे हुआ कि जो एटम बम के साथ, जो आग के साथ मर गए, उनको तो ये था कि पता ही नहीं चला, जो वेपराइज हो गए। और बाद में जो हरिकेन जैसी, तूफान जैसी सिचुएशन बनी, कुछ उसमें चले गए, लेकिन जो बच गए थे वो बस यही बोल रहे थे कि हम क्यों बच गए। इतनी दर्दनाक मौत थी रेडिएशन से। मोस्ट प्रोबेबल 95% लोगों को तो बहुत कम टाइम में कैंसर हो गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हुए। मतलब धीरे धीरे वहां की सारी आबादी खत्म हो गई। और उसके बाद भी जापान ने गिव अप नहीं किया। तो फिर से अमेरिका ने उन्हें एक और वार्निंग दी, और जब 6 अगस्त को वो नहीं माने तो एक और बॉम्ब लेके आए, जिसका नाम था, पहला था हमारा लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। दोनों में रिएक्शन करने की प्रोसेस डिफरेंट थी। अगर आप उस रिएक्शन को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म क्या थी और कैसे प्रोसेस की गई, तो आप बेल आइकन को दबा के रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा वो फैट मैन और लिटिल बॉय के वर्क करने की मैकेनिज्म क्या है। तो उन्होंने 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में एक और बम डाल दिया, जिसका नाम था, क्या नाम था, फैट मैन। और उस फैट मैन में जो पहला बम गिरा था, जो हिरोशिमा के अंदर बम गिरा था, उसमें लोगों का ऐसा मानना था कि 80,000 लोग विद इन सेकेंड खत्म हो गए। 80,000 लोग। और जो दूसरा बम गिरा था उसमें 40,000।
लेकिन ये जो डेटा ये कम क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को अब ये पता चल गया कि इन्होंने गिव अप नहीं किया तो अमेरिका इस टाइप की कुछ दूसरी ऐसी हरकत दोबारा भी कर सकता है। तो लोग बंकर में छुप गए, लोगों ने वो उस प्लेस को छोड़ दिया, लोगों को जहां अपनी सेफ्टी नजर आई लोग वहां निकल गए। इसीलिए दूसरी बार में 40,000 लोगों की डेथ हुई। लेकिन अब ये आप ये देखिए कि उसमें जो यूरेनियम यूज हुआ था, अब पता है यूरेनियम के बारे में, ये बहुत डेंजरस सब्सटेंस है। यूरेनियम एक नाखून के बराबर यूरेनियम 564 लीटर ऑयल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, उतनी एनर्जी एक नेल के बराबर का यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है। अगर 1 केजी यूरेनियम लिया जाए तो 10 लाख आबादी वाले शहर को 2 साल तक लाइट प्रोवाइड कराई जा सकती है। 1 किलो यूरेनियम से 2 साल के लिए एक ऐसा शहर जिसकी आबादी लगभग 10 लाख के आसपास हो, तो 2 साल की लाइट प्रोडक्शन करा के उसको लाइट प्रोवाइड कराई जा सकती है। क्योंकि कितना डेंजरस होता है ये। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस पे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है, अगर इस बात को आपको जानना है तो कभी लेके आऊँगा। अगर आपके कमेंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो ज़रूर लाऊंगा मैं आपके लिए उस मैकेनिज्म को, और बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद भी आज 2025 चल रहा है, वहां की मिट्टी में आज भी रेडिएशन है। अब ये रेडिएशन देखिए, जहां भी एटम बम इससे अटैक किया जाता है, वहां की जो लैंड है 1000 ऑफ ईयर के लिए अनफर्टाइल हो जाती है। 1000 ऑफ ईयर के लिए अनफर्टाइल हो जाती है, और 1000 ऑफ ईयर के लिए रेडिएशन फिनिश नहीं होता। लोगों का मानना है, ऐसा आजकल बुक्स में भी आता है, आप मैगजीन में भी पढ़ सकते हैं, कि वहां पे आज भी बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं। अब सोचिए 45 का इम्पैक्ट आज तक है, तो रेडिएशन वहां खत्म नहीं हुआ है, बस कम हुआ है। और आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा है और न्यूक्लियर पावर हैं दोनों, तो अच्छे से लड़ाई करनी चाहिए, बात चाहे किसी हद तक पहुंच जाए। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का सॉल्यूशन वॉर नहीं होता। अगर आपको ग्रोथ करनी है, आप 21वीं शताब्दी भारत की बताते हैं और आपको लगता है, तो हमें लड़ाई झगड़े को, वॉर को अवॉइड करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर पावर हमारे होल वर्ल्ड के अंदर अभी 10 ऐसी कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर है, जिसमें पहले नंबर पे रसिया आता है। रूस एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 5889, और सेकेंड नंबर पे हमारा यूएसए आता है, 5244 न्यूक्लियर वेपन है। थर्ड नंबर पे चाइना जिसके पास 410, और चाइना के बाद ऐसे आप फिर काउंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इजराइल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है। इन सब पे ये सारी कंट्री न्यूक्लियर पावर है। और आपको अगर ये लगता है पहले के जो न्यूक्लियर एनर्जी जो हम यूज करते थे, जो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं, पहले की एनर्जी में, अब आप इसका अंदाजा लगाइए, एक छोटे से लिटिल बॉय ने पर्टिकुलर एरिया पे जाके 80,000 लोगों को विद इन सेकेंड मार दिया। और आज का जो न्यूक्लियर वेपन है वो पहले से, जो पहले वाले हमारे लिटिल बॉय थे या जो हमारा फैटमैन था, उससे 1000 टाइम डेंजरस है, 1000 टाइम ज्यादा डेंजरस है आज का न्यूक्लियर वेपन। और आपको लगता है कि वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन जैसी चीजों का यूज होना चाहिए? अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज इंडिया ने पाकिस्तान पे कर भी दिया तो क्या रिटेलिएशन नहीं होगा? जरूर होगा। पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, स्टोरी तो बन जाएगी एक था पाकिस्तान, लेकिन क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर
वेपन का यूज किया तो क्या नागासाकी हिरोशिमा जैसा हाल भारत का नहीं हो पाएगा? तो न्यूक्लियर पावर जो भी हैं उनको न्यूक्लियर वेपन के बिहेव पे वॉर नहीं लड़ना चाहिए। इन चीजों से जितना बचना है उतना बच के रहो, और सॉल्यूशन वॉर है ही नहीं अगर चीजों को समझना है। अभी इंडिया में अपोजिशन लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान ने इतनी इतनी हरकतें कर दी और आपने उनको छोड़ कैसे दिया? छोड़ा नहीं है। जो जितना इंडिया को करना चाहिए इंडिया ने किया। उनके एयरबेस उड़ाए, उनके लोगों को मारा, उनकी मिसाइलों को ध्वस्त किया, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उस वॉर पे ही फोकस किया जाए और ना इकोनॉमी देखी जाए, ना डेवलपमेंट को देखा जाए, और बस हम केवल एक युद्ध में। ये जो हमारे आसपास की कंट्री हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है, ये आपसे कितनी भी हाय हेलो करते हो, लेकिन हमारा असली दोस्त तो रसिया ही है। हमें कई बार हमारी हेल्प की है, और इन लोगों को बाहर से बस तमाशा देखना होता है, अपने वेपन को सेल करना होता है, अच्छा अमाउंट मोटा पैसा कमाना होता है। इसीलिए ये आसपास के जो कंट्री हैं जो वर्ल्ड में अपने आप को न्यूक्लियर पावर मानते हैं, इनका एक ही मोटिव रहता है कि वॉर चलता रहे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेपन और डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स इनको बहुत अच्छे से वो सेल कर सकें, और आप जैसे लोग वॉर में फंस के उनको परचेज करते रहें, और आपकी जो कंट्री में डेवलपमेंट का पैसा है वो वॉर में और वेपन में लगता रहे। तो वॉर एक सोल्यूशन नहीं है। वॉर तो एक लास्ट ऐसी स्टेज है जब कुछ बचे ही ना, मतलब अब उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। वॉर तभी करना चाहिए, वैसे वॉर को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए वॉर बहुत डेंजरस है। और हमारी जब अभी लोग कहने लगे हैं कि 21वीं सदी भारत की है, तो जब हमारी तो सदी है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सदी है? अगर आपको अपने दुश्मन को डराना है, उसको जवाब देना है, तो जवाब मार के ही नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तान के इंचार्ज बनते हैं, जिस दिन वो पाकिस्तान की जनता उनसे कहे कि हमें भी पाकिस्तान इंडिया के जैसा बनना था, इंडिया की ग्रोथ रेट देखिए, इंडिया का डेवलपमेंट देखिए, इंडिया के पास वेपन देखिए, इंडिया की शांति प्रिय नीति को देखिए, इंडिया की हम किस टाइप के अपने यहाँ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, कितना शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। थोड़ी बहुत आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन आज भारतीय मुसलमान भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। जो हिंदू मुस्लिम के नार पे जिहाद फैलाने का काम करते हैं, उनको पता होना चाहिए पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। आज सारे के सारे मुस्लिम इंडियन मुस्लिम ये सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के हम अगेंस्ट हैं। जो भी डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेगी, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या है? और वॉर की अगर हम बात करें तो किस पाकिस्तान की बात करते हैं? पाकिस्तान एक, वहां पे जितने स्लैब हैं, हर स्लैब अपने आप में पाकिस्तान है। आर्मी अपने आप में एक पाकिस्तान है। बलूचिस्तानी अपने आप में एक नया पाकिस्तान है। वहां के प्रेसिडेंट, वहां के पीएम जो, वो अपने आप में पाकिस्तान है। तो ये केवल अपनी आवाम से झूठ बोला जा रहा है, और अपनी आवाम को झूठ बोल के वर्गला रहे हैं, और केवल जनता के साथ धोखा है। जो भी आप ये न्यूक्लियर या जो डेंजरस वेपन परचेज करते हो, ये सब कंट्री के लोगों का पैसा है, सब टैक्स में दिया हुआ पैसा है। तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम ये जो वेपन खरीदते हो और धमकी देते हो कि एटम बम मार देंगे। एटम बम मारने वाला ना तो आज तक बचा है और ना सर्वाइव दोबारा कर पाया है। हर कंट्री जापान नहीं होती, और कितना छोटा सा देश है, उसको भी अब उठने में, आप समझ रहे हो ना, 45 से 25 आ गई। कितने साल हो गए? 70 साल से ऊपर हो चुके हैं धीरे धीरे। अब जाके खड़ा हुआ है। और फिर उसकी इकोनॉमी देख लो, उनका डेवलपमेंट देख लो, क्या इंडिया से कितना ज्यादा है। लिटरेसी रेट, हर मामले में अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत बेहतर है। और आपको और बेहतर करना है तो वॉर जैसे झंझटों से दूर रहना पड़ेगा, कि वॉर एक अंतिम सोल्यूशन नहीं है। किसी को नीचा दिखाना है तो दिखाने के बहुत सारे मेथड हैं। डेवलपमेंट से दिखाइए, अपनी तरक्की से, है ना। जिस दिन पाकिस्तान की जनता ये कहने लगे कि
इंडिया की ग्रोथ रेट, इंडिया की शांतिप्रिय नीतियां, इंडिया का लोगों का इंडिया के प्रति प्रेम, जैसे अमेरिका का, रसिया का, चाइना का, अगर धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि जो स्टेबल होता है, पावर जिसके पास होती है, चार दोस्त भी उसी के साथ होते हैं। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि हमारी थोड़ी सी वीकनेस है, तो अगर हम धीरे धीरे, जैसे 21वीं सदी भारत की है, चाइना को इस चीज का बहुत ज्यादा डर है कि आज 21वीं सदी भारत की है और धीरे धीरे कहीं ये पूरा टाइम भारत का ही ना हो जाए, तो चाइना किस मैरियाना ट्रेंच की तरह गर्त में चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हर आगे बढ़ती हुई कंट्री के बीच में कुछ रोड़ा बनो, रुकावट बनो, और पाकिस्तान जैसी गंदी हरकतें करते रहें और करवाते रहें। ये सारा काम जो चाइना जैसे लोग हैं, अमेरिका जैसे लोग हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक फंडिंग नहीं दे रहा, मांगने पे लोन नहीं दे पा रहा, जो अपने लोन को कभी टाइम से नहीं चुका पाते, वो कंट्री एटम बम की बात करते हैं, परमाणु बम गिराएंगे, मिसाइल से हमला करेंगे। आपकी आबादी भी तो हमारी यूपी से ही कम है। तो एक भारत का एक स्टेट और पाकिस्तान, इतनी कम पॉपुलेशन है आपकी, और बात करते हो हिंदुस्तान को पनिश करने की। तो ये अच्छी बात यही है कि इनको इनके तरीके से सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे इंडियन अपोजिशन लीडर ये इस बात को कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, उन्होंने किया, अच्छी बात है, उनका टाइम पीरियड अलग था, आज की टाइम पीरियड अलग है, आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग है और पहले की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करें, और साथ में आपको ये देखना है कि उस टाइम इंडिया में क्या सिचुएशन थी, डेवलपमेंट कितना था, कैसे आगे बढ़ रहे थे, और आज तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। पहले तुम किसी को चुभते नहीं थे, आज तुम चुभने लगे हो, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, एजुकेशन तुम्हारी बेहतर हो गई, हेल्थ तुम्हारी बेहतर हो गई, हॉस्पिटलिटी की सुविधा तुमने बेहतर कर दी, और बहुत सारी चीज़ों के जो आपकी फॉरेनर रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से आपने किया है। लोग आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लोग आपको हर मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, G20 जैसी मीटिंगों के आप संचालन करता है। तो फिर इन्हीं सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको ये रियलाइज करना चाहिए, आपको ये फील करना चाहिए कि वॉर एक अंतिम सत्य नहीं है। उनको, पाकिस्तानियों को जो जवाब हमें देना था, हमने अपने तरीके से दिया, और शांति ही सबसे अच्छा जीवन यापन का तरीका है, क्योंकि इससे, शांति से ग्रोथ करके, आज अमेरिका को आंख दिखाने की किसी की ताकत नहीं है। क्यों? वो हर फील्ड में टॉप पे है। रसिया को कोई आंख नहीं दिखा सकता, हर फील्ड में टॉप पे है। अगर जिस दिन आप अपने गोल को सेट करेंगे, वो अमेरिका और रसिया जैसे गोल को अचीव कर लेंगे, तो सारी कंट्री आपकी भी वाह वाह करती रहेंगी और वो कहेंगे कि इंडिया ही सुपर पावर है, सब भूल जाएंगे। तो ये जो बीच में जो जिनकी, इसी के साथ मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, वॉर को अवॉइड करिए,